हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर। वैशाली आरती कर सभी को आरती दे रही थी और अमृत सभी आए हुए पूजा करने वाले भक्तों के साथ में खड़ा आरती का इंतजार कर रहा। वैशाली अमृत के सामने आरती लेकर आती है तो अमृत आरती में हाथ घुमा पहले वैशाली के सिर पर लगाने के बाद अपने सिर पर लगाते हुए बोला, हम मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है तुम्हें। वैशाली अमृत की बात सुन आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, धीरे धीरे जलवा दिखाएंगे। अमृत वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है तो वैशाली आरती के थाल जाकर भगवान के सामने रख देती है और उन्हें प्रणाम कर बाहर आती है। अमृत अपने हाथ में दोनों में प्रसाद को लेकर खड़ा वैशाली के आने का इंतजार कर रहा था। वैशाली अमृत के पास आकर बोली, चलो। अमृत वैशाली की तरफ प्रसाद बढ़ाते हुए बोला, प्रसाद। वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आज हमारा व्रत है तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। अमृत वैशाली की बात पर बोला, लेकिन तुमने बताया नहीं। वैशाली अमृत के साथ चलते हुए घाट के पास आकर बोली, हमने तो तुमको ये भी नहीं बताया कि तुम बहुत ज़्यादा आजकल बोलने लगे हो। अमृत वैशाली की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, सच में तुम्हारे सामने भलाई का ज़माना ही नहीं है। वैशाली अमृत को इग्नोर कर सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए पैर रखती है तो देख नहीं पाती है कि सीढ़ियों पर पानी गिरा हुआ था, जिस कारण उसका पैर स्लिप हो जाता है। अमृत वैशाली गिर पाते उससे पहले उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। वैशाली घबराहट में अमृत के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। अमृत वैशाली के घबराहट को महसूस कर उसके पीठ को धीरे धीरे थपथपाते हुए बोला, शांत हो जाओ, हम गिरने वाले थे। वैशाली ने अपनी सांसों को काबू करते हुए बोला। ये सुन अमृत वैशाली के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैं था ना तुम्हारे साथ, मेरे होते तुम नहीं गिर सकती। अमृत की बात पर वैशाली अपना सिर हिलाती है और उससे अलग होकर खड़ी हो जाती है। तभी लखन, जग्गू और सभी लोग आ जाते हैं। जब वैशाली की नज़र उन लोगों पर जाती है तब वो लखन को घूरते हुए कहती है, गजब, मतलब मुंबई से आने के बाद ससुरों हमको भूल गए। वैशाली के गुस्से भरी आवाज़ पर लखन जल्दी से अपनी सफाई रखते हुए बोला, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है वैशाली दीदी, शादी हो जाने से जीजा जी के आने के बाद आप भी हमको भूल गए। वैशाली लखन की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोली, गर्लफ्रेंड पटा लिया होगा, बहुत छुरी जैसी जवाब दे रहे हो। वैशाली की बात सुन जग्गू बोला, गर्लफ्रेंड नहीं, लुगाई ले आया है। वैशाली अपने हाथ पर कमर बांध लखन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, कौन है बेवू जिसे तुम शादी कर लिया। अमृत वैशाली का हाथ को पकड़ कर बोला, वैशाली, वो उसे पसंद करता था तो उससे शादी कर ली, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है। जिस पर वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, तुम काहे बीच में मियाँ मिट्ठू बनते हुए घुस रहे हो, हम बात कर रहे हैं ना अपने आदमी से, चुप रहो। अमृत अपनी पकड़ वैशाली के हाथ पर मजबूत करते हुए बोला, आज तुम्हारा व्रत है ना, चलो घर चलते हैं। वैशाली अमृत की बात सुन लखन को घूरते हुए बोली, पूरा जवाब देना, कौन है, कैसी है, मिलवाने लेकर आना हमसे, वरना तुमको मिलने लायक नहीं छोड़ेंगे बेटा। लखन अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ज़रूर, हम लेकर आएंगे हवेली। वैशाली लखन की बात पर उसे घूरते हुए अमृत के साथ गाड़ी की तरफ चली जाती है। बाकी सब लोग भी उनके पीछे और आगे खड़े हो जाते हैं। इधर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर शोभित अदिति के साथ एयरपोर्ट में खड़ा हुआ था और अदिति अपनी टीम के साथ मणिपुर के लिए निकल रही थी। शोभित अदिति की तरफ अपना गोल्डन कार्ड बढ़ाते हुए बोला, जो भी पसंद आए खरीद लेना। अदिति अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी आ जाना। शोभित अदिति के बात पर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई अदिति, इसलिए मैं पक्का कल आऊँगा। अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिला देती है तो शोभित कूंच की तरफ देखते हुए कहता है, अदिति का ख्याल रखना कूंच।
कोच शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, डोंट वरी मिस्टर शानंग, सारे एथलीट का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं अदिति को अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिस पर शोभित बिना किसी भाव के बोला, सारी डिटेल भेज दीजिए मुझे, मैं कल आ जाऊंगा। कोच अपना सिर हिला देते हैं, तभी फ्लाइट के अनाउंसमेंट हो जाती है। शोभित अनाउंसमेंट को सुनते हुए अदिति से बोला, आराम से जाना, डरना मत। अदिति छोटा सा मुंह बनाकर शोभित की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ आप कल आ जाना ना। फिर शोभित के कान के पास आकर धीरे से बोली, आपको कोकुन की कसम, मेरे लिए डोनेट और मोमोज ले आना। अदिति के बात पर मुस्कुराते हुए उसके सिर को थपथपाकर बोला, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इतना कहते हुए शोभित एयरपोर्ट से निकल जाता है। इधर शाम का वक्त अनमोल का अपार्टमेंट। विप्लव लिविंग रूम में पसर कर सोफे पर बैठा हुआ था। उसे अनमोल ने रिया की देखभाल की जिम्मेदारी क्या दे दी थी। वो तो अपार्टमेंट से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिया सोकर उठने के बाद लिविंग रूम में आती है तो देखती है विप्लव किसी गहरी सोच में खोया हुआ था और दूसरे हाथ से कुरकुरे के पैकेट से कुरकुरे निकाल कर मुंह में डालते हुए खाया जा रहा था। रिया उबासी लेकर उसके बगल वाले सोफे पर बैठते हुए बोली, तुझे क्या हुआ बापी? इतनी कौन सी गहरी सोच में खोया हुआ है? विप्लव चल रहे पंखे को देखते हुए बोला, जिंदगी में कुछ होगा। रिया कंफ्यूज होकर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी से? विप्लव रिया की बात पर आगे बोला, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 22 साल का होने वाला हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। टोटल मिलाकर बोले तो माई लाइफ इज टोटली फक्ड। आई एम टोटल डिप्रेस्ड, मेंटली, फिजिकली, लोनली। चुम्मा चाटी वाली अब ज़्यादा बकवास करना बंद कर, कुरकुरे खा जा रहा है और कुछ भी बके जा रहा है। रिया ने विप्लव की बात को बीच में काट उसे घूरते हुए कहा। रिया की बात पर विप्लव अपना सिर घुमाकर उसे घूरते हुए बोला, हम शाली मोटी प्रोफेसर के साथ रिश्ते में आ गए, कुछ दिन बाद शादी कर लेगी, फिर मुझे मामा बना देगी। रिया विप्लव की बात पर उसे मुंह बनाकर घूरते हुए बोली, तो जाकर अपने लिए कोई देखो ना और मुझे भी बुआ बना दो। विप्लव उठकर बैठ आंखें बड़ी करके हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, बाप रे, तुझे तो जरा से भी शर्म नहीं है। मुझे लगा था मेरे भाई ने तेरा फायदा उठाया है, लेकिन तेरी बेशर्मी देख कर लगता है कि तूने पक्का मेरे भाई की इज्जत लूटी है। कहीं कोई वीडियो बनाकर तो नहीं रखा है ना? ये कहते हुए विप्लव अपनी आईब्रो उचकाने लगता है। तभी अनमोल अंदर आते हुए बोला, क्या बकवास हो रही है तुम दोनों की यहाँ पर? विप्लव अनमोल की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक गॉड आप आ गए। अनमोल अपना बैग सोफे पर रखते हुए अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए बोला, क्यों, मैं नहीं था तो क्या रिया तुम्हारा खून पी रही थी? अनमोल की बात सुन रिया उसे घूरते हुए बोले, आज मेरा व्रत है, मैं कुछ खा पी नहीं सकती। विप्लव रिया की बात सुन सोफे से खड़ा हो अनमोल की तरफ देखते हुए बोला, झूठ बोल रही है, झूठी कहीं की। ये जितने पैकेट फैले हुए हैं ना लिविंग रूम में, आधा से ज़्यादा तो इसने खाया है और मैं तो सिर्फ इस कुरकुरे को खा रहा था, अभी से नहीं कि पिछले 5 घंटे से। इरिटेशन में चिल्लाते हुए बोला, बस करो। उसके बाद अनमोल रिया की तरफ बैग बढ़ाकर बोला, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सामान ले आया हूँ। रिया अनमोल की बात पर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से बैग लेने को अपना हाथ बढ़ाती है। उससे पहले ही विप्लव बैग छीनकर अंदर देखते हुए कहता है, क्या है इसमें और मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हो क्या? अनमोल विप्लव की हरकत पर उसे घूरते हुए बोला, विप्लव बिहेव योरसेल्फ, यू आर नॉट ए जस्ट काइंड किड।
अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम मेरी बीवी नहीं हो जो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा। जिस पर विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर शिकायती आवाज़ में बोला, बीवी तो रिया भी नहीं है, उसके लिए क्यों कपड़े लेकर आए हो? मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए? मैं सुबह से यहाँ पर थानेदार की तरह उस पर नज़र रख रहा था। विप्लव की बात सुनकर अनमोल अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने नज़र रखने के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था, बल्कि रिया की हेल्प करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। विप्लव बैग रिया की तरफ बढ़ाकर बोला, ये लो अपना बैग, मैं जा रहा हूँ घर। रिया विप्लव को जीप दिखाते हुए बोली, जा जा। विप्लव कुरकुरे को खाने के बाद पैकेट को वहीं फेंकते हुए बोला, अच्छे से साफ कर लेना। इतना कहकर विप्लव फुल टस्ट में अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। अनमोल अपनी गर्दन निराशा में हिलाने के बाद रिया की तरफ देखते हुए बोला, जाओ रेडी हो जाओ, रात लगभग होने वाली है, चांद निकलने वाला है। जिस पर रिया लिविंग रूम को देखते हुए बोली, आप अभी यूनिवर्सिटी से आए हो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं लिविंग रूम को साफ कर देता हूँ, मुझे रेडी होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अनमोल रिया को कंधे से पकड़कर बोला, तुम जाओ रेडी हो जाओ, मैं लिविंग रूम को साफ कर देता हूँ। रिया कुछ कहते उससे पहले ही विप्लव अंदर आते हुए बोला, मैंने गंदा किया है ना, मैं साफ कर दूंगा, जाओ जाओ दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, खाली फ्रेश होने के लिए कह रहा हूँ। विप्लव की बात पर अनमोल और रिया एक दूसरे को देखने के बाद कमरे की तरफ चले जाते हैं और विप्लव सफाई अभियान में लग जाता है। इधर ऋतिक का फार्म हाउस, यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा था। ऋतिक की कार आकर पार्किंग लॉट में रुकती है। ऋतिक अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसे गार्डन से कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। उन आवाज़ों को सुनकर ऋतिक के कदम रुक जाते हैं और वो अपने कदम सीधा गार्डन की तरफ बढ़ा देता है। ऋतिक गार्डन के पास आता है तो देखता है 3 लड़के 2 लड़कियां और उनके साथ प्रकृति बैठी गप्पे मार रही थी और बीच में काफ़ी सारे स्नैक्स और अगल बगल में ठंड से बचने के लिए आग जल रही थी। ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? ऋतिक की आवाज़ सुनकर प्रकृति अपना सिर घुमा उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर गुंडे, तुमने कहा था कि मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने अपने दोस्त को यहाँ बुला लिया। वैसे तुम काफ़ी जल्दी आ गए आज। प्रकृति की बात पर उसके साथ में बैठा उसका दोस्त सचेत बोला, गुंडा? क्या इसने तुम्हारे साथ कोई गुंडागर्दी की? प्रकृति सचेत की बात पर एक नज़र ऋतिक को देखते हुए बोली, नहीं, मेरे साथ क्या है गुंडागर्दी करेगा? हाँ, लेकिन मुझे किडनैप जरूर करवा लिया था। इसने प्रकृति की बात सुन उसकी फ्रेंड रूपा ऋतिक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कॉम्प्लीमेंट के साथ बोली, लेकिन देखने में काफ़ी हॉट है। प्रकृति रूपा की बात पर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, ज़्यादा लाइन मारना बंद करो, अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दो। ऋतिक उन लोगों के बकवास को सुनते हुए गुस्से में प्रकृति से बोला, ये मेरा घर है, तुम्हारे आउट टूर के लिए बुक किया गया कोई स्वीट नहीं, जहाँ पर तुम कोई भी ऐरे गैरों को लाकर मौज करोगे। सचेत ऋतिक की बात सुन खड़ा होकर उसके सामने आते हुए बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो ड्यूड? हम यहाँ पर कोई अयासी नहीं कर रहे हैं, हाँ बस प्रकृति से मिलने आए थे। और जहाँ तक बात है ऐरे गौरे की, तो मेरे पापा बिल्डर हैं। ऋतिक अपनी काली गहरी आंखों से सचेत को घूरते हुए बोला, बाप के दम पर होशियारी मार रहे हो? सचेत ऋतिक के गुस्से को देख हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम बदतमीजी कर रहे हो। ऋतिक सचेत को इग्नोर कर प्रकृति से बोला, तुम अपने इन बंदर के सेनाओं को यहाँ से दफा करोगे या फिर नहीं? प्रकृति कुर्सी से खड़ी होकर बोली, मेरे दोस्त अभी आए हैं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ ना, हम यहाँ पर हैं, फिर
तुम अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहोगे या फिर मैं उन्हें वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ सिर्फ फरिश्ते जाते हैं? ऋतिक ने इस बार अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। प्रकृति सचेत और बाकी अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम लोग मुझे मेरे अपार्टमेंट छोड़ दोगे? एक्चुअली मैं गाड़ी राइड नहीं कर सकती। ऋतिक प्रकृति को घूरते हुए बोला, तुम घर छोड़ने की धमकी किसे दे रही हो? प्रकृति ऋतिक को देखते हुए बोली, मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैं अपने घर जा रही हूँ, समझी? फिर ऋतिक तेज आवाज में बोला, शेलवन, सबको पहली फुर्सत में दफा करो। प्रकृति ऋतिक के हाथ को अपने बालों से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ऋतिक प्रकृति के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करे उसे बालों से ही घसीटते हुए फार्म हाउस की तरफ ले जाता है। उन दोनों को जाता हुआ देख शेलवन प्रकृति के फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए बोला, गेट उस तरफ है। ये कहते हुए शेलवन उन लोगों को गेट की तरफ इशारा करता है, जिस पर वो लोग शेलवन को घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शेलवन सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर बोला, ख्याल रहे बॉस के अलावा और कोई इस घर के आसपास नहीं नजर आना चाहिए, वरना किसी की सिक्योरिटी बनने के लायक नहीं रहोगे। सिक्योरिटी गार्ड शेलवन की मौत भरी धमकी पर जल्दी से अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर शेलवन अंदर की तरफ चला जाता है। इधर प्रकृति के कमरे में प्रकृति की आंखों में आंसू भरे थे और ऋतिक को घूरे जा रही थी, जो कि सिगरेट के कस लेते हुए उसके सामने खड़ा हो उसे घूर रहा था। आखिर में प्रकृति ऋतिक पर बरसते हुए बोली, मुझे घूर क्यों रहे हो? मेरे बाल को पकड़कर खींचा तुमने? मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना, मैं अपनी खुद की रक्षा कर सकती हूँ। ऋतिक प्रकृति के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत रखते हुए बोलो, दोबारा